तो स्वागत है एक बार फिर से आपका सक्सेस क्लासेस में। आज देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। कौन सा है? 1857 का विद्रोह, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको मॉडर्न इंडिया के इतिहास में देखो तो मॉडर्न इंडिया का जो सब्जेक्ट है उसमें, तो इस ये वाले टॉपिक में हम सारे एस्पेक्ट कवर करेंगे कि ये 1857 क्रांति क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण थे, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जो भी कारण होंगे सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये असफल क्यों हो गया, इसके असफलता के का कारण हम लोग खोजेंगे, और साथ ही हम देखेंगे इसका क्या जो कि सिग्निफिकेंस रहा आने वाले आंदोलन, सामाजिक जो आपका स्वतंत्रता आंदोलन थे उसमें क्या इसका भूमिका रहा। ये सब कुछ एस्पेक्ट हम लोग देखेंगे। तो करने से पहले एक और बात, हम लोग के द्वारा देखो सोशियोलॉजी ऑप्शनल जो है हिंदी मीडियम के लिए, खासकर यूपीएससी हो या फिर स्टेट पीसीएस एग्जाम हो, उसके लिए देखो टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है। ठीक है, टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है जहाँ पे आपको क्वालिटी रिव्यू मिलता है। हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जोड़ कर देख सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे जो आंसर रिव्यू हम लोगों ने वहाँ पे भेजा है। या टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। साथ ही हमने देखो जो अभी देखोगे तो जीएस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज जो कि हम लोगों ने शुरू किया है। जैसा कि ये देखो यहाँ पे बताया गया सब कुछ जीएस के बारे में कि कैसे क्या होगा। यहाँ पे देखो पूरा सिलेबस हम लोग कवर करेंगे। आपका जीएस 1 से लेकर 2, 3, 4 हर एक टॉपिक से आपको प्रश्न दिया जाएगा, ताकि आपको हर एक टॉपिक की समझ हो जाए। और इसी तरह से जो कि आपको जो कि जीएस के बेस पे यहाँ पे देखो यहाँ पे 3 बैच चल रहा है। एक आपका 3 मंथ का, एक आपका 6 मंथ का, और एक मंथली चलता रहता है। ठीक है, बाकी डिटेल जानकारी के लिए आप यहाँ पे जो कि कॉल कर सकते हैं। ये हमारा जो कि नंबर दिया हुआ है। राइट, चलो चलते हैं अपने टॉपिक पे फिर से। तो चलो वापस आते अपने टॉपिक पे, जो क्या है हमारा 1857 का विद्रोह या फिर 1857 की क्रांति। इसके पहले देखो आपका जो भू राजस्व व्यवस्था था, जिसमें रैयतवाड़ी व्यवस्था, माहलवाड़ी व्यवस्था, आपका परमानेंट सेटलमेंट था, वो सब कुछ हमने आपको बता दिया है, पढ़ा दिया है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे 1857 का विद्रोह, देखते हैं इसमें क्या क्या बातें की जाती है। तो 1857 का पहले बैकग्राउंड के हिसाब से बात करते हैं। तो देखो यहाँ बैकग्राउंड में बोला जाता है कि जो 1857 का विद्रोह था, यह देखो भारत पर लगभग 2 सदियों तक चले ब्रिटिश राज के ऐतिहासिक मोड़ के रूप में देखा गया। यह विद्रोह कोई ऐसी घटना नहीं थी जो अचानक हो गई हो, ना ही ऐसा प्रसंग था जो भारत के किसी एक कोने या किसी एक हिस्से से हुआ हो। सतही रूप से अगर देखोगे तो यह सैनिक विद्रोह से प्रारंभ हुआ था, लेकिन धीरे धीरे इसमें भारत की जनता जैसे कृषक, मजदूर, हस्तशिल्प, जनजाति लोग, सैनिक और रजवाड़े भी इसमें जो कि जुट गए। तो कहने का मतलब ये जो आपका 1857 की क्रांति है, ये देखो अचानक से स्टार्ट नहीं हुआ। ये लगभग 2 सदियों तक जो ब्रिटिशर्स ने हम पे राज किया था, और हमारे ऊपर जो कानून अपना, जैसे ये देखो 1650 के आसपास से इन्होंने जो कि अपना समाजवादी जो कि नीति थी वो विस्तार करना शुरू किया। और लगभग देखो 1857 क्रांति लगभग 200 साल के आसपास। ठीक है, तो 200 साल से ये जो हमारे साथ ये धीरे धीरे व्यवहार कर रहे थे, तो उसी का एक परिणाम था दुर्व्यवहार का, कि सब लोग जो कि इनसे तंग आ गए थे। चाहे वो देखो यहाँ पे बोला जाता है किसान हो, मजदूर हो, भारत की आम जनता हो, हस्तशिल्प उद्योग जो कि हमारे देखो काफ़ी नष्ट हो गया था ब्रिटिश मशीनीकरण, औद्योगिकरण के कारण। और जो हमारे सैनिक थे, राजवाड़े थे, वो भी जो कि कहीं ना कहीं इनसे तंग आ गए थे। तो इन सबका जो कि गुस्सा कहीं ना कहीं अंदर भरा था, जो कि उस समय देखो जो सैनिक विद्रोह एक स्टार्ट हुआ था, उसी के साथ जो कि ये सभी लोग जो कि इस क्रांति में कूद पड़े। तो ये कुछ बैकग्राउंड से शुरू किया जाता है। देखो यहाँ पे बोला जाता है कि कुछ इतिहासकार के अनुसार सैनिक असंतोष एवं चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण थे। यानी कुछ इतिहासकार बताते हैं कि जो आपका 1857 की क्रांति, उसका प्रमुख कारण क्या था? क्यों? उसका प्रमुख कारण ये था कि जो सैनिक थे उनको देखो एक कारतूस था जिसको उनको दांत से खींचना पड़ता था, बंदूक था जिसका कारतूस उनको दांत से खींचना पड़ता था। और ऐसा कहा जाता था जो कारतूस है उसका देखो वो जो कि उस पर चर्बी यानी सुअर और गाय के चर्बी से मिक्स होकर बना है। तो हिंदू धर्म के लोग सोचते थे गाय की चर्बी तो उसको मुंह से नहीं छुएंगे, ऐसा वो मानते थे, इसको पाप मानते थे। और मुस्लिम धर्म के लोग देखो जो सुअर की चर्बी होती है उससे दूर रहते हैं, तो उनके लिए भी वो अधर्म का काम था। तो ये एक तरह से कह लो कि धार्मिक और सैनिक एक साथ जो कि एक साथ मिलकर जो कि असंतोष उत्पन्न हुआ। और ये देखो तत्कालिक कारक के रूप में कहा जा सकता है कि सैनिक विद्रोह जो कि 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण था, किंतु वास्तव में राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक मामलों के प्रति ब्रिटिश शासकों की नीतियां ही इसके लिए जिम्मेवार थी। उनकी शोषण की नीतियों के परिणाम स्वरूप ही भारत में असंतोष की भावना बढ़ती चली गई, जो 1857 के विद्रोह के रूप में व्यक्त हुई। तो यहाँ पे वही बात की जा रही है कि जो आपके सैनिक कार्य थे वो तत्कालिक कार्य थे, लेकिन इसके पीछे देखोगे तो कई सारे आपके राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक कारण और धार्मिक कारण जो कि निहित थे इसमें, क्योंकि ये बहुत लगभग 2 सदियों का जो कि गुस्सा, तनाव जो कि लोगों में था, जो सैनिक विद्रोह के साथ फूट पड़ा। ठीक है, तो अब चलो देखते हैं कि 1857 के जो विद्रोह की जो थी उस क्रांति की क्या क्या मुख्य बातें थी, मतलब कि उसके क्या कारण थे विद्रोह का। तो मुख्य कारण में सबसे बारी बारी से हम समझेंगे। पहले आर्थिक कारण देखेंगे, बाकी सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक जो कारण उसको भी देखेंगे। तो अब देखो यहाँ पे आर्थिक कारण में बताया जा रहा है
एक सेकंड थोड़ा सा जूम करते हैं। हाँ, तो आर्थिक कारण बोला जाए कि 1857 की क्रांति कोई अचानक भड़का हुआ विद्रोह नहीं था, वरन इसके निम्न आधारभूत कारण थे, जैसे आर्थिक कारण। तो आर्थिक कारण में देखो क्या क्या हुआ, व्यापार का विनाश। देखो यहाँ बोला जाए कि ब्रिटेन ने भारतीयों का अत्यधिक आर्थिक शोषण किया था। अंग्रेजों द्वारा भारत से कच्चा माल इंग्लैंड भेजा गया तथा वहाँ से मशीनों द्वारा निर्मित तैयार माल भारत आने लगा। इसके कारण भारत दिन प्रतिदिन निर्धन होने लगा, यानी कि जो भारत से कच्चा माल था वही माल जो कि यहाँ पे इंग्लैंड में जाता था और इंग्लैंड से फैक्ट्री से बनकर जो कि यहाँ पर आता था। अब चूंकि ये फैक्ट्री से बनकर आता था, ये थोड़ा सस्ता होता था और इसकी फिनिशिंग अच्छी होती थी। तो भारतीय मार्केट में जो उत्पाद हथकरघे से या शिल्प कला से बनते थे वो उसकी मतलब कि कह लो लुक उतना अच्छा फिनिशिंग नहीं आता था और उतना टिकाऊ नहीं होता था। इसलिए ये जो इंग्लैंड थे ये अधिक से अधिक मात्रा में उत्पादन भी करते थे, ये अधिक से अधिक जो कि माल यहाँ भेज देते थे, जिससे भारतीय जो उद्योग था वो नष्ट होने लगे। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड का माल जो कि सस्ता भी होता था, टिकाऊ भी होता था, लेकिन भारतीय माल हाथ से बनने के कारण थोड़ा महंगा होता था और उतना टिकाऊ नहीं होता था, फिनिशिंग नहीं होती थी। इसलिए कहा जाता है कि जो भारतीय माल थे या भारतीय उद्योग थे ये आपका इससे संबंधित वो सभी जो कि नष्ट होने लगे थे, यानी कि व्यापार जो कि भारत का नष्ट हो रहा था। इससे जो व्यापारी वर्ग था वो असंतुष्ट था यहाँ पे। फिर देखो यहाँ पे बोला जाए कि जो किसान थे उनका शोषण किया जाता था, किसानों का शोषण। तो बोला जाता है ब्रिटेन ने किसानों की दशा सुधार करने के नाम पर स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी या मालवाड़ी प्रथा लागू की, किंतु इन सभी प्रथाओं में किसानों का शोषण किया गया तथा उनमें बहुत अधिक लगान वसूल किया गया। इससे किसानों की हालत बिगड़ती गई। समय पर कर न चुका पाने वाले किसानों की भूमि को नीलाम कर दिया जाता था। यानी देखो यहाँ पे जो आपके ब्रिटिशर्स थे वो बहुत सारे प्रैक्टिस करते थे लैंड रेवेन्यू को लेकर कि किस तरह से अधिक लैंड की रेवेन्यू की उगाही की जाए किसानों के ज़मीन से, पर ऐसा वो बार बार असफल होते थे और जिससे के चक्कर में जो कि क्या है, किसानों की जो भूमि वो लगातार नीलाम होती जाती थी, यानी किसानों से उसके हाथ उसकी भूमि जो चली जाती थी और वो किसान जो भू मालिक था वो किसान मजदूर बनकर रह गया था। तो इसलिए देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा किसानों को शोषण हो रहा था, इसलिए किसान भी जो कि अंग्रेजों से असंतुष्ट थे। फिर देखो यहाँ बोला जाए जब देखो बार बार अधिक से अधिक आप लैंड रेवेन्यू लोगे या और आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें इन्वेस्ट भी नहीं कर रहे हो, अधिक से अधिक उगाही भी कर रहे हो, टैक्स अधिक से अधिक लगा रहे हो, तो ये क्या हो रहा है कि उत्पादन कम हो गया। जो हमारा कृषक उत्पादन था, जो फसलों का खाद्यान्न का उत्पादन था वो कम हो गया और साथ ही यहाँ पे देखो व्यापारिक फसलों पर ज़्यादा बल दिया गया, जिससे जो खाद्यान्न था वो भी उसका भी उत्पादन कम हुआ। इसके चलते क्या हुआ, देश में बार बार अकाल आने लगा और अकाल से देखोगे तो हज़ारों की मृत्यु होने लगी, हज़ारों लोग मरने लगे भूख से। तो इससे भी देखोगे तो किसानों की स्थिति और जो आम जनता थी उसमें थोड़ा सा आक्रोश आने लगा अंग्रेजों के प्रति। फिर देखो यहाँ पे कहा जाता है कि इनाम की जागीरें छीनना, यानी जो विलियम वेंटिक थे उन्होंने देखो जो इनाम में जागीरें दी जाती थी कुलीन वर्गों को, वो उनसे जो कि अब छीनने लगे। बोले कि ऐसा कुछ नहीं है कि अब ऐसा सिस्टम नहीं रहेगा कि आपको इनाम में जो कि जागीर दी जाएगी और जो आपको जागीर मिले वो वापस करो सरकार को, क्योंकि ये सरकारी ज़मीन है, सरकारी चीज़ें है। तो इससे क्या हुआ, जो कुलीन वर्ग थे वो निर्धन होने लगे और कुलीनों में जो कुलीन वर्ग थे उनमें असंतोष बढ़ने लगा, तो वो भी देखो अंग्रेजों के खिलाफ हो गए थे। फिर देखो कहा जाए कि भारतीय उद्योग धंधों का विनाश हो गया तथा बेरोजगारी बढ़ी। वही ऊपर वाली बात हम कर सकते हैं, जो वही कच्चे माल को खरीद कर जो कि मशीन से निर्मित माल को भेजना, जिससे भारतीय उद्योग धंधे खत्म हुए और बेरोजगारी भी बढ़ गई। फिर देखो यहाँ पे कहा जा रहा है इस संदर्भ में जो भारत की अर्थव्यवस्था को अंग्रेज जो कि बहुत ज़्यादा जो कि शोषण करते हैं आर्थिक रूप से, तो इस संबंध में जो कार्ल मार्क्स है इन्होंने लिखा है कि यह अंग्रेजी घुसपैठिया जिसने भारतीय हथकरघे को तोड़ दिया और चरखे को तबाह कर दिया। अंग्रेजों ने भारतीय सूती कपड़े को अंग्रेजी मंडियों से वंचित करना आरंभ किया और फिर भारत में एक ऐसा मोड़ लेकर आए कि सूती कपड़ों की मातृभूमि को ही सूती कपड़े से भर दिया। सूती कपड़ा उद्योग के नाश होने से कृषि पर बोझ बढ़ गया और अंत में देश अकिंचन हो गया, यानी कि देश में कल अकाल की स्थिति कई बार हो गई और देश गरीब होता चला गया। यहाँ पे कहा जाए कि देखो जो सूती कपड़ा पहले भारत से निर्मित इंग्लैंड में जाता था, अब वो जो कि इंग्लैंड वाले क्या किए, उसी सूती कपड़ा को सूती कपड़े के जो कच्चे माल होते हैं उसको लेके जो कि इंग्लैंड लेकर आए और उससे जो मशीनों के द्वारा जो उसको कपड़ा निर्माण करके जो कि भारत की मंडियों में ही भेजने लगे। और भारत की मंडियों में जो कि अत्यधिक उत्पादन के कारण सूती कपड़ों का ढेर लगा दिया था। तो यही यहाँ पे वही बात यहाँ पे कार्ल मार्क्स जी बोलते हैं कि इस तरह से जो कि भारतीय आर्थिक शोषण किया गया भारतीयों का। फिर तो यहाँ पे कहा जाए जमींदार भी कंपनी के शोषण से नहीं बच पाए। प्रशासन द्वारा अधिकार परीक्षा के अर्थात जागीर के अधिकार प्रमाण पत्र न दिखा पाने पर उनकी भूमि को जब्त कर लिया गया, जिससे गांव में उनकी प्रतिष्ठा को चोट पहुंचती थी। तो यानी कि देखो जो आपका जमींदार वर्ग है वो भी कहीं ना कहीं इनसे असंतुष्ट था। अब देखो यहाँ पे आता है हमारा अगला कारण क्या है, ये हमने देख लिया आर्थिक कारक के आधार पर लगभग देखो विभिन्न जनता है, चाहे वो जमींदार वर्ग हो, चाहे कुलीन वर्ग हो, चाहे किसान हो या फिर उद्योग धंधे छोटे व्यापारी लोग हो, वो सभी जो कि इससे असंतुष्ट थे। अब देखते हैं राजनीतिक कारण। राजनीतिक क्या कारण थे आपका 1857 की क्रांति के, तो वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं।
तो देखो राजनीतिक काल में यहाँ पे बोला जाता है जो सबसे पहले प्रमुख काल था 1857 की क्रांति का राजनीतिक काल में, वो था डलहौजी की समाजवादी नीति। यानी कि यहाँ पे देखो बोला है जैसे वेलेजली ने अपनी सहायक संधि के जरिए जो कि अपने जो ब्रिटिशर्स राज था उसका प्रसार किया, भारत के अधिक से अधिक क्षेत्र को कब्जे में लिया। लेकिन जो डलहौजी था इसको और विस्तारवादी स्वरूप दे दिया, और इसने देखो जो उनका व्यक्तिगत का सिद्धांत था वो जो कि ये पॉलिसी लेकर आया, जिसके द्वारा देखो जो डलहौजी ने देखोगे तो सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर को अपने कब्जे में ले लिया। यानी कि वही कि जहाँ पे अगर गोद लिया हुआ बच्चा जो कि गोद लिया हुआ कोई बच्चा है और वो उसको जो कि राजा घोषित किया जाए तो ऐसे राज्य को मान्यता नहीं दी जाएगी और वो जो कि राज्य ब्रिटिश के अधीन आ जाएगा। तो ये जो पॉलिसी थी डलहौजी की, इससे देखो बहुत सारे राज्य, इसने छोटे छोटे कई सारे राज्य को जो कि हड़प लिया था। इससे देखो भारतीयों में काफ़ी असंतोष फैला था। क्यों? क्योंकि ये देखो जो बच्चों को गोद लेने की बात है, ये देखो भारत का कल्चर है, ठीक है, ये सांस्कृतिक रूप से कहीं ना कहीं या भावनाओं से कहीं ना कहीं जुड़ा है। और इससे देखो जो भारतीय राज्य थे वो उनके जो शासक थे उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा था, उनकी कल्चर को ठेस पहुंचता था, तो वो इससे इस चीज़ से जो कि काफ़ी असंतुष्ट थे। अब देखो यहाँ पे वही बात की जा रही है आगे। जो अवध था, अवध को इसलिए अपने में मिला लिया क्योंकि वहाँ पर बोला कि वहाँ के जो नवाब है वो जनता पे ठीक से शासन नहीं करे, वो कुशासन का उन पर आरोप लगा के वो अवध को अपने कब्जे में कर लिया गया। इससे जो अवध की जनता थी उनको ये चीज़ें पसंद नहीं है और अवध के राजा को भी ये पसंद नहीं आया, तो इससे ये देखो ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो गए। फिर देखो यहाँ पे बोला जा रहा है जो साम्राज्यवादी नीति ने, जो ब्रिटिशर्स की साम्राज्यवादी नीति थी, इसे देखो जो भारतीय राज्य थे उनसे धीरे धीरे उनकी सत्ता चली जाती थी, उनकी भूमि धीरे धीरे सिकुड़ती चली जाती थी। तो इसलिए जो भारतीय नरेश थे उनका देखो जो ब्रिटेन के लोग थे, ब्रिटिश जो सैनिक थे, उनके प्रति जो कि असंतोष उत्पन्न होना शुरू हो गया था। फिर देखो यहाँ पे बोला जाता है कि मुगल सम्राट जो था बहादुर शाह, उस समय जो मुगल सम्राट कौन थे? बहादुर शाह थे। तो उनके साथ अंग्रेज जो कि दुर्व्यवहार करते थे। कैसा दुर्व्यवहार करते थे? जैसे मुगल सम्राट को जो बहादुर शाह थे उनको देखो नजराना दिया जाता था और उनके जो सम्मान दिया जाता था वो देखो अब बंद कर दिया गया। अब उनको कोई नजराना, यानी कि नजराना करने मतलब जो कि हर साल जो कि एक वेतन, एक धनराशि दी जाती थी कि आप राजा हो, ठीक है, आपको मैं ये धनराशि दूंगा, बाकी जो आपका कार्य का बागडोर है वो हमारे हाथ में होगी, चाहे वो टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन हो, चाहे प्रशासन करना, वो सब हमारे हाथ में होगी। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हुआ, जो मुगल सम्राट को नजराना दिया जाता था वो भी समाप्त कर दिया गया, उनको जो सम्मान की पदवी दी जाती थी वो भी जो कि बंद कर दिया गया। कैसे? देखो जैसे मुद्रा पर उनके नाम होते थे तो उनके नाम को हटा दिया गया। तो इससे देखो बहादुर शाह को भी काफ़ी ठेस पहुंची थी। अब बहादुर शाह से जुड़े जो भी लोग थे शासन प्रशासन में, उनको भी काफ़ी ठेस पहुंची थी। ये देखो यहाँ पे बोला जाता है कि नाना साहब के साथ अन्याय, यानी कि लाल डलहौजी ने बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र जो थे नाना साहब, उनके साथ दुर्व्यवहार किया। नाना साहब की जो पेंशन होती थी 8 लाख रुपए, उसको बंद कर दिया गया, जिसके परिणाम से क्या हुआ, जो नाना साहब थे वो ब्रिटेन के शत्रु बन गया और उन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। फिर देखो यहाँ पे बोला जाता है कि यह भी तर्क दिया गया है कि एक और राजनीतिक काल, इसमें देखो एक और राजनीतिक काल क्या बताया जाता है कि भारत के ब्रिटिश प्रशासन का स्वरूप अनुपस्थित प्रभुसत्ता के रूप में था। यानी जो ब्रिटिशर्स भारत पे राज करते थे, हुकुम करते थे, जैसे मान लो देखो ये इंडिया है, ये ब्रिटिशर्स है, ये भारत पे राज कर रहे हैं, लेकिन जो भारतीय जनता या भारतीय राज्य है इन्होंने अभी तक इस तरह का कुछ ऐसा मतलब लीगली इस तरह से कुछ ऐसा किया नहीं था जिससे ये सभी जनता जो कि इनको जो कि अपना राज्य, अपना राजा स्वीकार करे या फिर अपनी इनकी बातों को या इनके नियम कानून को माने। मतलब जनता के मन में ऐसा कुछ था नहीं, ना ही कानूनी रूप से ना ही कागजात रूप से। जनता जो कि अपने ही राजा को जो कि राजा मानती थी और उन्हीं की बातों को मानती थी। लेकिन ब्रिटिशर्स का जो सत्ता था वो कह लो अनुपस्थित प्रभु सत्ता था। यहाँ पे इनका कुछ डायरेक्ट कहीं जनता से लिंक वगैरह नहीं था कि किस तरह से आपको कार्य करने, नियम कानून का कैसे पालन करना है। तो इसलिए बोला जाता है ये भी एक कारण था जो कि जनता जो कि इनकी बातों को कहते थे कि हम इनकी बात को क्यों सुने, हमारे लिए जो नियम कानून बनाएंगे वो तो हमारे राजा बनाएंगे, हम इनकी बात को नहीं सुनेंगे। तो ये भी एक कारण से जनता इनसे रुष्ट थी। क्यों? क्योंकि ये इनडायरेक्टली रूप से जो कि यहाँ पे हस्तक्षेप वगैरह करते थे आम लोगों के जीवन में, ठीक है। तो इसी तरह से बोला जाता है कि ये जो कुछ राजनीतिक काल है जिसके कारण 1857 की क्रांति जो कि फूट पड़ा था, ये राजनीतिक काल भी, ये ऐसे जो कुछ राजनीतिक काल हमने यहाँ पे देखे, चाहे वो मेन तो यही देखो जो ब्रिटेन की जो ब्रिटिशर्स थे उनकी जो विस्तारवादी नीति थी अपने साम्राज्य को अधिक से अधिक जो कि आगे बढ़ाना, तो उसी की वजह से जो कि बहुत सारे जनता थे या फिर राजा महाराजा थे वो सब जो कि उनसे असंतुष्ट थे। तो मुख्य कारण यही था। फिर देखो अब यहाँ पे बोला जाता है प्रशासनिक काल। अब प्रशासनिक काल में देख लो क्या है, तो प्रशासनिक काल में यहाँ देखो कहा जा रहा है
कि जो कंपनी का प्रशासन था, विशेष रूप से पुलिस और न्याय व्यवस्था जो था, उसमें देखो भ्रष्टाचार था और लूट खसोट था। सरकार जनहित कार्यों को अपनी जिम्मेदारी नहीं समझती थी। इस दौरान पड़े भीषण अकालों से प्रशासन के उदासीन रवैये से जनता अब खुश थी। देखो जो सरकार थी वो जो जनता है उसके लिए देखो लोक कल्याणकारी कार्य नहीं करी थी, और इसमें ब्रिटिश सरकार के समय बहुत सारे अकाल आए, जिससे देखो जो आम जनता थी उनमें देखो जो कि अंग्रेजों के प्रति जो कि आक्रोश भी पैदा हो गया था। फिर देखो यहाँ बोला कि जो भारतीय सेना थे उनको उच्च पदों पर नहीं भेजा जाता था, उनको लिए एक सेलिंग लगा दी जाती थी कि आप इस, जैसे ये एक हाईएस्ट पोस्ट है यहाँ पे, फिर इसके नीचे ये पोस्ट है और फिर ये पोस्ट है, तो भारतीयों को बस यहीं तक आने का जो कि मैक्सिमम वो अगर प्रमोट होकर भी जाएंगे तो यहीं तक जाएंगे, ये हायर पोस्ट पे या इस पोस्ट पे नहीं जा पाएंगे। तो इस तरह से जो भारतीय सेना था उनमें भी असंतोष था, इस तरह की बात की जाती है। फिर देखो यहाँ पर कहा जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रशासनिक कार्य प्रणाली अयोग्य और अपर्याप्त थी। क्यों? क्योंकि वो देखो भारतीयों के अनुरूप नहीं थी, बल्कि वो ब्रिटिशर्स लाभ के अनुरूप थी, इसलिए वहाँ के जो भारतीयों के प्रशासन कार्य प्रणाली था वो देखो अयोग्य था, जिससे भारतीय जो कि परेशान थे। तो ये जो प्रशासनिक कारण है, इसके कारण भी जो कि 1857 क्रांति ने इस मतलब 1857 की जो क्रांति है उसमें इन्होंने बहुत प्रमुख भूमिका भी निभाई है। अब देखो सामाजिक और धार्मिक कारण क्या है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखो इसमें बोला जाता है कि ब्रिटेन द्वारा भारतीयों के सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप, यानी जो ब्रिटिशर्स थे वो देखो अपना सिर्फ व्यापार काम नहीं करते थे, वो प्रशासन करना शुरू कर दिए थे। तो जो भारतीय सामाजिक जीवन थे उसमें हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। जैसे कैसे देखो यहाँ पर बोला जा रहा है, जैसे देखो जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है उन्होंने देखो सती प्रथा को गैर कानूनी करार दिया, यानी जो भारतीयों की एक परंपरा रही है या रूढ़िवादी जो मान्यता रही है उसको अब धीरे धीरे समाप्त कर। जैसे वो भले वो उस टाइम के लिए सही हो, लेकिन उस टाइम की जो जनता थी उनको ऐसा लगता था ये हमारी परंपराओं को नष्ट कर रहे हैं, हमारी जो मान्यता है उनको नष्ट कर रहे हैं, इसलिए वहाँ की उस समय जनता जो कि उनसे रुष्ट थी। फिर देखो यहाँ पे साथ ही बोला जाए कि जो लॉर्ड कैनिंग थे उन्होंने देखो विधवा विवाह की प्रथा को मान्यता दे दी। उस समय ये माना जाता है कि अगर विधवा विवाह जो कि मान्य था, लेकिन उन्होंने जो लॉर्ड कैनिंग है उन्होंने जो कि इसको मान्यता दे दी थी। फिर इसके बाद देखो यहाँ बोला कि 1850 में जो डलहौजी का विस्तारवादी नीति था उसमें धार्मिक अयोग्यता अधिनियम जो कि लाया गया, जो कि उत्तराधिकार के नियमों में परिवर्तन कर, यानी कि आप गोद नहीं ले सकते, गोद लिए हो तो उसको राजा नहीं बना सकते, इस तरह की जो बातें थी। इससे देखो लोगों को धार्मिक और सामाजिक रूप से जो कि चोट पहुंचाया है। फिर यहाँ पे देखो बोला जा रहा है भारतीय समाज में व्यक्ति धर्म परिवर्तन करने पर संपत्ति के अधिकार से वंचित हो जाता था। इससे जहाँ एक और भारतीयों में उत्तेजता और असंतोष फैली, वहीं कंपनी की नीति का पता भी चला, अतः उन्होंने विद्रोह का मार्ग अपनाने का निश्चय किया। यानी कि देखो अगर धर्म परिवर्तन करें तो आपकी जो भूमि है वो मतलब कि अगर आप हिंदू धर्म या कोई भी धर्म से क्रिश्चियन में आते हो तो आपको भूमि वगैरह भी दी जाती है और आपको जो आपकी परंपरागत भूमि वो बनी रहेगी, लेकिन अगर आप जो कि ये धर्म परिवर्तन किसी और धर्म में करते हो तो आपकी भूमि जो कि छीन ली जाएगी। तो इस तरह की कुछ चीज़ें भी थी जिसके कारण लोगों में असंतोष काफ़ी ज़्यादा हो गया था, राइट। फिर देखो और क्या सामाजिक प्रभाव थे, जो पाश्चात्य सभ्यता था उसका प्रभाव भी भारतीयों पर पड़ रहा था। कैसे? तो यहाँ बोला जाए कि पाश्चात्य सभ्यता ने भारतीय समाज की मूल विशेषताओं को समाप्त कर दिया। पाश्चात्य सभ्यता ने भारतीयों के रहन सहन, खान पान, आचार विचार, शिष्टाचार एवं व्यवहार में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। इससे भारतीय सामाजिक जीवन की मौलिकता समाप्त होने लगी और भारतीय रूढ़िवादी जनता ने रेल, तार आदि वैज्ञानिक प्रयोगों को अपनी सभ्यता के विरुद्ध माना। यानी कि जो भारतीयों का रहन सहन, खान पान है, आचार विचार है, व्यवहार है, उन सब में देखो जो कि पाश्चात्य सभ्यता घुसने लगी, जिससे देखो जो भारतीय सभ्यता थी वो ऐसा लग रहा था कि वो नष्ट होने जा रही है, उसमें पाश्चात्य सभ्यता पूरी तरह से हावी हो रही है, इसलिए जो कि जनता जो कि नाराज थी अंग्रेजों की नीति के कारण। फिर तो यहाँ बोला कि भारतीयों के प्रति भेदभाव की नीति, जी हाँ, ब्रिटेन भारतीयों को निम्न कोटि को मानते थे और उनसे घृणा करते थे। उन्होंने भारतीयों के प्रति भेदभावपूर्ण नीति अपनाई। भारतीयों को रेलों में प्रथम श्रेणी के डिब्बों में सफर करने का अधिकार नहीं था। जैसे महात्मा गांधी जी को उठा के फेंक दिया गया था, भले ही उनके पास जो कि टिकट था फर्स्ट क्लास सफ़र करने का, लेकिन उनको बोला गया कि आप इसमें नहीं सफ़र कर सकते, उनको जो कि रेलवे स्टेशन पर ही उतार दिया गया। तो इस तरह की जो कि भेदभाव की नीति थी, जिससे जो कि काफ़ी ज़्यादा जो कि प्रभाव पड़ा। साथ ही देखो यहाँ बोला गया कि ब्रिटेन द्वारा संचालित क्लबों तथा होटलों में भारतीयों का प्रवेश भी नहीं था। यानी कि एक तरह से सामाजिक भेदभाव काफ़ी ज़्यादा था, जिससे भारतीय जो जनता थी वो नाराज थी। तो देखो यहाँ बोला पाश्चात्य संस्कृति को प्रोत्साहन, यानी कि देखो जो स्कूल, अस्पताल, दफ्तर या जो भी चीज़ें बनाई जाती थी वहाँ पर ईसाई धर्म का प्रचार वगैरह ये सब बहुत ज़्यादा होता था। यानी कि ये सब चीज़ें जो कि ईसाई धर्म के प्रचार का केंद्र थी। तो इससे भी लोगों को भारतीय संस्कृति जो थी उसके जो कि खतरा उत्पन्न समझ में आया। इससे देखो लोगों ने जो कि काफ़ी गहरा उनमें असंतोष उत्पन्न हुआ, जिससे वो क्रांति का रूप धारण कर लिया। तो ये था आपका सामाजिक और धार्मिक कारण। अब आते हैं जो कि तत्कालिक कारण था हमारा सैनिक कारण पे।
तो देखो सैनिक कार्य में जो डॉक्टर आर.सी. मजूमदार है वो कुछ कारण बताते हैं कि क्या क्या सैनिक कार्य थे 1857 की क्रांति के। तो बोलते हैं कि जो बंगाल की सेना थी वो देखो अवध के सैनिक, उसमें देखो अवध के अनेक सैनिक थे, ठीक है। और 1856 में ये प्रावधान किया गया कि अवध के जो अवध को ब्रिटिश समाज में विलय किया गया। तो इससे जो अवध की सेना थे, सैनिक थे, और जो बंगाल के सैनिक दोनों जो साथ में होते थे, इन अवध और बंगाल के सैनिकों में ये आक्रोश आ गया, असंतोष आ गया कि ये कैसे उन्होंने जो कि कब्जा कर लिया हमारे राज्य को। तो इस तरह से जो को उसमें जो कि सैनिकों में जो कि असंतोष देखने को मिला। फिर साथ ही देखो यहाँ बोला जाता है 1824 में बैरकपुर की एक रेजिमेंट को बर्मा जाने का आदेश दिया गया, जिसका सैनिकों ने विरोध किया क्योंकि समुद्र पार करने का अर्थ था धर्मनष्ट। विरोध करने वाले सैनिकों को फांसी देकर रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। समान घटना अफगान युद्ध के समय भी देखी गई। विदेश अभियान पर गए सैनिकों को अपने ही बैरक से लेकर गाँव तक जाति बहिष्कार कर दिया जाता था। देखो ये था कि अगर जैसे आप समुद्र पार करके किसी देश में विदेश में जाते हो तो ये धार्मिक मान्यता थी कि इससे आपका जो कि बहिष्कार कर दिया जाएगा, ये हमारे धर्म के विरुद्ध है। तो यही बोला था कि जाति का बहिष्कार हो जाता था। तो इसलिए जो कि सेना जो है कि वो जाना नहीं चाहते थे, लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे वो उनको भेजते थे, और जो मना कर देता था उसको देखो ऐसे फांसी वगैरह दे देते थे। तो इसलिए सैनिकों में थोड़ा बहुत इसको लेकर असंतोष था। फिर देखो यहाँ बोला जा रहा है कि भारतीय सैनिकों को तुलनात्मक रूप से अंग्रेज समकक्ष के से अत्यधिक कम वेतन मिलता था, यानी जो वेतन सैलरी थी उसमें भी काफ़ी भेदभाव किया जाता था। अंग्रेजों को जितना सैलरी दी जाती थी अंग्रेज सैनिकों, भारतीय सैनिकों को उसमें बहुत ज़्यादा कम जो कि सैलरी दी जाती थी। फिर देखो यहाँ पर बोला जाता है कि 1856 में सामान्य सेना भर्ती अधिनियम आया, जिसके तहत ये बोला गया कि बंगाल सेना के भावी सैनिकों के लिए आवश्यक कर दिया गया कि जहां कहीं भी सरकार को आवश्यकता होगी उन्हें वहां जाना पड़ेगा। इस नियम की से आवश्यकता पड़ने पर समुद्र पार भी भेजा जा सकता था, जो उस समय के धर्म के अनुकूल नहीं था। जैसे ऊपर की बात की गई, इसके संबंध में एक अधिनियम भी पारित किया गया था, लेकिन इससे भी जो सेना थे वो असंतुष्ट थे। तो ये कुछ प्रमुख सैनिक कार्य थे। खासी वो और इंट्रो में हमने जो पढ़ा था कि वो सुअर और चर्बी की जो बात थी, तो वो भी यहाँ पर आप सैनिक कार्य में डाल सकते हो। फिर देखो अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का प्रभाव भी इस युद्ध पे हुआ। जैसे उस समय ये था कि अंग्रेजों को प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, पंजाब युद्ध और क्रीमिया युद्ध में भारी क्षति हुई, जिससे यह धारणा टूट गई कि अंग्रेज अपराज्य है। यानी कि देखो इन सब अफगान युद्ध, पंजाब युद्ध और क्रीमिया युद्ध के पहले ये माना जाता था कि अंग्रेजों को कोई हरा नहीं सकता, लेकिन अफगान युद्ध में अंग्रेजों की हार हुई थी, पंजाब युद्ध में हुई थी और क्रीमिया के युद्ध में भी अंग्रेजों की हार हुई थी, उनकी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो इसलिए अब ये भारतीय जनता को विश्वास हो गया कि इनको हराया जा सकता है, बस आवश्यकता है तो मिलजुल के जो कि क्रांति वगैरह करने की। तो इस वजह से भी ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष जो हो रहे थे उसका भी एक जो कि प्रभाव पड़ा 1857 की क्रांति का। अब देखो यहाँ पे तत्कालिक कारण भी बताया जाता है कि उस समय के जो तत्कालिक कारण क्या थे 1857 की विद्रोह का। तो तत्कालिक कारण में वही बातें आती हैं कि देखो जो 1856 था उस समय देखो सरकार ने पुरानी लोहे की वाली बंदूकों की जगह पे जो लोहे वाली बंदूक थी ब्राउन बैस उसको बोला जाता है, उसकी जगह पे एनफील्ड राइफल जो कि लाया गया, यानी ये भी एक गन का टाइप है, और जो कि ये जो पहले वाली जो बंदूक थी उससे काफ़ी अच्छी थी। लेकिन बोला गया कि जनवरी 1857 में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस से गाय और सुअर की चर्बी से बने, यानी जो आपका चर्बी वाला जो कारतूस है जिसको देखो मुंह से जो उसको देखो उसके भाग को मुंह से काटना पड़ता था, वो देखो गाय और सुअर की चर्बी से बना है। कालांतर में पूछताछ ने सिद्ध कर दिया कि गाय और बैलों की चर्बी वास्तव में जो कि शस्त्रागार में प्रयोग की जाती थी। इसलिए जो कि वहाँ के जो सेना थे वो उनमें देखो धार्मिक, उनको लगा कि इससे हमारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है, तो इस वजह से उन्होंने जो कि इस पर विद्रोह कर दिया था। तो ये मुख्य बातें थी आपके 1857 की क्रांति क्या क्या उसके मुख्य कारण थे। अब यहाँ पे देखो 1857 क्रांति जो विद्रोह था वो असफल हो गया था, तो असफल हो गया था तो उसके क्या कारण थे यहाँ पे ये सब पॉइंट बताए जा रहे हैं। तो इसके असफलता के कारण में देख लो क्या क्या है। पहला पॉइंट, इसको हम बहुत ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, बस पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ बोला है कि कुशल नेतृत्व का अभाव था। 1857 की जो क्रांति थी वहाँ पे देखो बहादुर शाह को अपना जो कि लीडर मान लिया गया था, लेकिन बहादुर शाह की उम्र ही खुद लगभग 80 प्लस थी, तो वो कुछ खास कर नहीं सकते थे, यानी कि जो कुशल नेतृत्व था उसका अभाव था। साथ ही देखो यहाँ बोला है कि आर्थिक संसाधनों का अभाव था, जैसे कि आपके पास तलवार भाला से आप कितना युद्ध लड़ोगे, उनके पास तो गन वगैरह है ना, तो वो तो दूर से मार देंगे, लेकिन आपको मारने के लिए उनके पास पहुँचना पड़ेगा। तो इस तरह के जो आपके हथियार वगैरह थे उनकी कमी थी हमारे लोगों के पास। फिर देखो बोला जाए कि यह जो विद्रोह था ये संपूर्ण भारत में नहीं हो पाया था, खासकर देखो जैसे पंजाब और जो मद्रास के सैनिक थे उन्होंने इसमें जो कि भाग नहीं लिया, और वो जो कि
एक तरह से कह सकते हो ये मतलब कि संपूर्ण देश में यह जो कि क्रांति नहीं हो पाया। अगर संपूर्ण देश में ये क्रांति होता, सभी सैनिक भाग लेते, तो निश्चित रूप से जो कि हम यहाँ पे सफल हो पाते। फिर देखो इसके असफलता का क्या कारण था, तो यहाँ पे देखो बताया जा रहा है कि जो 1857 के विद्रोह के दमन में कई देशी रियासतों ने अंग्रेजों का खूब सहायता की। यानी जो देखो बहुत से ऐसे जो देशी रियासत थे जो 1857 की क्रांति के समय में ब्रिटिशर्स की सहायता करते थे, जैसे ग्वालियर के सिंधिया थे, इंदौर के होलकर थे, हैदराबाद के जो निजाम थे, और जोधपुर के कुछ राजा राजस्थान के साइड के, वो जो कि अंग्रेजों को काफ़ी सैन्य सहायता वगैरह, आर्थिक सहायता, सब कुछ मतलब जो हो सकता था वो देते थे, ताकि अंग्रेज जो कि यहाँ पर बने रहे और हमारा जो शासन है वो बना रहे। तो ये भी एक कारण था कि यानी कि सभी राजाओं ने इस पर भाग नहीं लिया था, और बल्कि भाग न लेने के बजाय वो उल्टा अंग्रेजों की सहायता ही कर रहे थे। ठीक देखो यहाँ पे बोला जा रहा है विभिन्न विद्रोही समूह अपने अपने नेतृत्व के उद्देश्य के लिए लड़े। यानी देखो जहाँ जहाँ जैसे किसान लड़ रहा है, जनजाति लोग लड़ रहे हैं, और जो सेना लड़ रहा है, तो इनका सबका उद्देश्य अलग है लड़ने का। इनको बस किसानों की चाहिए कि हमारा जो लगान है वो समाप्त हो जाए या कम हो जाए, जनजाति लोगों का कि हमारा जो पुनर्स्थापन वो ना हो। तो मतलब सबका उद्देश्य अलग अलग है। अब कोई एक सामूहिक उद्देश्य नहीं दिख रहा था कि हमको आज़ादी चाहिए, ब्रिटिशर्स को बाहर एकदम ही खदेड़ना है। ये उद्देश्य केवल एक ही दो समूह में था, बाकी सब में तो अपने अपने जो समस्या बस उसके लिए लड़ रहे थे। यानी सामूहिक जो आपका उद्देश्य है उसका अभाव था, इस वजह से जो कि ये आपका असफल हो गया। फिर यहाँ पर बोला जा रहा है कि विद्रोह कमजोर रूप से संगठित था तथा इसमें एक साथ कार्य करने और समन्वय का अभाव था, वही बात जो ऊपर की गई थी। फिर देखो यहाँ पर बोला जा रहा है कि रेल, डाक, तार और परिवहन एवं संचार के अन्य सभी साधन अंग्रेजी सत्ता के अधीन थे। विद्रोह के दमन में इनका काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहा। वही भारतीय विद्रोहियों के पास इन साधनों का पूर्णतः अभाव था, जिससे वे अपना संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक शीघ्र नहीं भेज पाते थे, अतः यह विद्रोह जो कि असफल हो गया। फिर देखो यहाँ पे बोला जाता है एक और कारण में कि विद्रोह का जो स्वरूप था वो रूढ़िवादी प्रकृति का था। इसके नेताओं में आधुनिक सोच का अभाव था, यानी कि एक तरह से जो लीडरशिप का क्वालिटी होना चाहिए या फिर किस तरह से युद्ध लड़ना चाहिए, उसका एक जो कि पूरा प्लानिंग वगैरह, तो ये सब जो चीज़ें थी वो नहीं थी जो यहाँ के लीडर थे विद्रोह में जो भाग लिए थे। तो इस वजह से जो कि विद्रोह असफल हो था। जबकि इसके विपरीत जो अंग्रेज थे वो पूरे जो कि प्लानिंग के साथ अपने काम करते थे, उसको लागू करते थे, कैसे उनको युद्ध करना है, किस तरह की जो कि नीति बनानी है। इस वजह से जो कि अंग्रेज जो कि यहाँ पे सफल रहे हैं। तो ये हमने देख लिया विद्रोह के क्या कारण थे और ये विद्रोह क्यों असफल हो गया। अब हम देखते हैं इस विद्रोह का क्या परिणाम हुआ है, राइट, इसमें दिए गए। तो देखो जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि 1857 के विद्रोह की समाप्ति से ब्रिटिश नियंत्रण था वह एक बार पुनः स्थापित हो गया। इस विद्रोह के अंग्रेजी शासन और भारतीय जनमानस पर दूरगामी प्रभाव पड़े, यानी जो ब्रिटिश हुकूमत थी वो फिर से एक बार जो कि स्थापित हो गया जब 1857 की क्रांति जो कि समाप्त हो गई। अब देखो यहाँ पे कहा जाता है कि अब इसके बाद क्या किया गया अंग्रेजों द्वारा, तो बोला जा रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया, जिसके तहत यह किया गया जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका भारत पर जो राज्य था, प्रशासन करने की जो पावर थी उसको समाप्त कर दिया गया, और उसकी जगह पर देखो डायरेक्ट जो ब्रिटिशर्स थे उनके हाथ में जो कि भारत की सत्ता या बागडोर दे दी गई। तो यानी ईस्ट इंडिया कंपनी अब व्यापारिक कंपनी बंद करेगी, अब वो प्रशासनिक कार्य नहीं करेगी। फिर देखो यहाँ पे बोला जाए कि एक नए पद का सृजन किया गया। कौन सा पद था? वायसराय का पद था। जो देखो जो पहले केवल गवर्नर जनरल होता था, अब उसकी जगह पर कौन आएगा? वायसराय आएगा। जो ब्रिटिशर्स इंडिया, मान लीजिए अगर एक सेकेंड, जैसे ये पूरे इंडिया है तो जहाँ जहाँ पे ब्रिटिशर्स की कॉलोनी रही है, ब्रिटिशर्स का साम्राज्य रहा है, उन सभी के संबंध में नीति प्रशासन जो भी निर्णय वगैरह लेना है वो कौन लेगा? अब वायसराय लेगा। ये जहाँ जहाँ जरूरी नहीं ये केवल किसी एक प्रांत में नहीं, बल्कि जहाँ जहाँ तक ब्रिटिशर्स का जो कि साम्राज्य स्थापित है वहाँ वहाँ के लिए ये अकेला ही जो कि एक तरह से आपका डिसीजन लेगा। और इसके सहयोग के लिए देखो एक 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया है। तो एक तरह से कह सकते हो थोड़ा सा जो हमारा लोकसभा राज्यसभा जैसे सिस्टम जो कि स्टार्ट हो गई थी यहाँ से। फिर देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो सेना था उसका पुनर्गठन किया गया है। यूरोपीय सैनिकों की संख्या में वृद्धि कर दी गई है। और उसके साथ साथ देखो यहाँ पे बोला जाए जो जैसे कि बड़े बड़े हथियार थे या फिर महत्वपूर्ण हथियार थे जैसे गोला बारूद की सुरक्षा, इसके देखो यूरोपीय जो सैनिक थे उनको नियुक्त किया गया, जबकि भारतीय सैनिकों को निचले पदों तक ही सीमित रखा गया। यानी कि भारतीय जो सैनिक थे उनको महत्वपूर्ण हथियारों की सुरक्षा का देखरेख नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि देखो पिछली बार जो क्रांति हुई थी उसमें बहुत सारे जो हथियार थे उन्होंने भारतीयों ने जो कि उसका प्रयोग किया था, तो इस वजह से जो कि भारतीयों को दूर रखा गया कह लो मेन हथियारों से। फिर देखो यहाँ पे कहा जा रहा है कि सरकार ने आम जनता के लिए हथियार रखने पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे लोग आत्मरक्षा के लिए भी हथियार रखने के अधिकारी से वंचित हो गए। तो इस तरह का भी प्रोविजन किया गया। इससे पता चलता है कि जो अंग्रेज थे वो कितने डर गए थे। फिर देखो नेक्स्ट यहाँ पे बोला जाता है कि 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों को देशी रियासतों से संबंधों का महत्ता का एहसास हुआ। ये क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि देखो जो उस टाइम जो आपके राजस्थान के रजवाड़े थे, कुछ आपके हैदराबाद के निजाम थे,
कुछ आपके कश्मीर अफगान साइड के जो राजा महाराजा थे, उन्होंने जो कि अंग्रेज़ों को सपोर्ट किया था। यानी कि बिना इनके सपोर्ट के, चाहे वो आर्थिक हो चाहे सैन्य मदद हो, जो भी हो, वो सब सपोर्ट इन्होंने दिया था। बिना उनके सपोर्ट के अंग्रेज जो कि 1857 क्रांति को जीत नहीं पाते। इस वजह से जो कि इनके महत्व को इनको समझ में आया, तो इस वजह से इन्होंने अब क्या अपनी नीति अपनाई। तो देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि लॉर्ड कैनिंग ने घोषणा की कि ईस्ट इंडिया कंपनी की देशी रियासतों के साथ सभी संधियों को पुनः मान्यता प्रदान की जाएगी। और महारानी विक्टोरिया ने घोषणा में कहा कि भारत की प्राचीन परंपराओं और रीति रिवाजों को सम्मान प्रदान किया जाएगा। भारतीय राजाओं को गोद लेने का अधिकार को पुनः दे दिया गया। यानी कि जो डलहौजी ने पहले कहा था कि गोद लेने का अधिकार नहीं है, तो वो उसको अब समाप्त कर दिया गया। यानी कि क्यों? क्योंकि जो महारानी विक्टोरिया थी, उन्होंने बोला कि जो भारतीय समाज की जो परंपरा वगैरह है, तो इस पर हम लोग हस्तक्षेप वगैरह अब उतना नहीं करेंगे। तो इस तरह का बदलाव देखने को मिल रहा है उसके परिणाम के स्वरूप में। फिर देखो यहाँ बोला जाए कि धर्म और नस्ल के आधार पर बिना किसी भेदभाव के सभी भारतीयों को केवल शिक्षा और योग्यता के आधार पर प्रशासनिक सेवाओं में प्रवेश देने की घोषणा की गई है। यानी कि अब धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया गया, नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि जो भारतीय समाज था, भारतीय समाज जो आम जन था, वो ब्रिटिशर्स के भेदभाव से काफ़ी ज़्यादा नाराज था। वो भी चूंकि इस वजह से 1857 की क्रांति में भाग लिया था। तो सोचे कि तो ब्रिटिशर्स ने हम सोचा कि इस तरह की चीज़ें जो कि ना हो ज़्यादा, तो इस वजह से जो कि इन्होंने बोला कि अब शिक्षा और योग्यता के आधार पर जो कि प्रशासनिक सेवा में प्रवेश देने की घोषणा की गई। तो इस तरह से जो कि कुछ परिणाम को देखने को मिल रहा है। फिर साथ ही यहाँ बोला जा रहा है कि विद्रोह के पश्चात अंग्रेज भारतीयों से दूरी बनाकर रहने लगे। वह भारतीयों से सतर्क करने लगे। वह नहीं चाहते थे कि भारतीय उनके साथ घुले मिले और उनके राज्य जान ले कि वो उनके क्या क्या गुप्त जो राज है, कहाँ हथियार में हथियार है, कहाँ खजाने वगैरह है, ये सब वो नहीं चाहते थे क्योंकि भारतीय जो सेना वो जाने। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली है। फिर साथ ही देखो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अंग्रेजों को महसूस हुआ कि भारतीयों की पूर्ण रूप से उपेक्षा ही इस विद्रोह का प्रमुख कारण था, अतः इसके हित में ही कुछ कदम उठाया जाए। यानी कि भारतीयों का पूर्ण रूप से उपेक्षा नहीं करना है, हमारी जो भी नीति वगैरह होगी उसमें भारतीयों के लिए भी कुछ न कुछ थोड़े बहुत प्रावधान करना होगा हमें, ताकि इस तरह की क्रांति दोबारा ना हो। फिर देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि 1857 के विद्रोह में मुसलमानों ने अभूतपूर्व एकता का परिचय दिया, जिससे अंग्रेजी सरकार सतर्क हो गई और उन्होंने बांटो और राज करो की नीति को अपनाई। प्रारंभ में अंग्रेजों ने मुसलमानों के प्रति घृणा की नीति अपनाई थी। तो इस तरह की चीज़ें देखो, हिंदू मुस्लिम एकता, इनको पता था कि जब तक ये दोनों कम्युनिटी एक है तब तक इनको हराना मुश्किल है। इसलिए इन्होंने जो कि बांटो राज करो की नीति, खासकर देखो जो 1909 में खुलकर आया था सामने, तो उस आधार पर यहाँ पर बोला जा रहा है कि बांटो राज करो की नीति जो अपनाया, ताकि ये दोनों कम्युनिटी कभी एक ना हो सके और हम आसानी से इन पर जो कि राज कर सके। फिर देखो यहाँ पर बोला है कि राष्ट्रवाद के प्रसार को रोकने के लिए प्रेस पर कई सारे जो कि दमन नीति अपनाई गई। जैसे उसमें देखो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो कि महत्वपूर्ण अधिनियम था। यानी कि जो भी यहाँ से राष्ट्रवाद की प्रचार प्रसार होती थी उसको रोकने के लिए इस तरह का प्रावधान किया गया। फिर देखो यहाँ पे कहा जा रहा है कि विद्रोह की संपूर्ण लागत का बोझ भारतीयों पर डाल दिया गया। इससे भारत पर लगभग 98 मिलियन स्टार्लिंग ऋण बढ़ गया, जिस पर 2 मिलियन स्टार्लिंग वार्षिक ब्याज था। अब देखो ये 1860 के समय का बात है और उस समय 18 मिलियन अमाउंट, सोचो कितना बड़ा अमाउंट होगा। ये सारा भार जो युद्ध पर जितना भी उनका हानि हुआ था वो सारा भार भारतीयों से डाल दिया। और इसका देखो ब्याज भी लिया जा रहा है कितना, वो भी 2 मिलियन हर साल। तो बहुत ज़्यादा अमाउंट जो कि भारत को कर्ज में डाल दिया था और इससे देखो भारत ऋण जाल की ओर ही आगे बढ़ रहा था। फिर देखो यहाँ पे कहा जाता है कि अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबाने के लिए कूटनीति का उपयोग किया, जिससे उनके असली चेहरा को भारतीयों के सामने लाया। अंग्रेजों की सैन्य शक्ति को समझते हुए भारतीयों ने आगे चलकर विद्रोह के बदले असहयोग का मार्ग अपनाया, क्योंकि इससे उन्हें दमनात्मक अत्याचार का अवसर प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार स्वतंत्रता आंदोलन को भी एक नई दिशा मिली। यानी जो हमारा जो एक अंग्रेजों से लड़ने का एक तरीका था, वहाँ पे हम जो कि डायरेक्ट मतलब हमला वगैरह कर देते थे, तब वो हमला न करके हम लोग जो कि असहयोग का मार्ग अपनाया। यहाँ पे इसका देखो ये फ़ायदा है कि अंग्रेज अब हमको दबा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमने कोई कानून नहीं तोड़ा है। तो इस तरह से जो कि चीज़ें हमको देखने मिली। जैसे आप देखो गांधी जी का असहयोग आंदोलन है, दांडी मार्च आंदोलन है, तो बहुत सारे आंदोलन जो कि इसी के आधार पर फिर आगे हुए, जो कि काफ़ी सफल भी रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम में। अब चलो इसका महत्व के बारे में देख लेते हैं कि 1857 का जो विद्रोह था उसका क्या महत्व रहा है। तो मैं देखोगे तो इसका महत्वपूर्ण ये रहा 1857 का महत्व कि इसमें देखो जो भारतीय जो थे उनमें देखोगे तो राष्ट्रवाद के उदय की भावनाओं का विकास हुआ। यानी कि जो भारतीय थे उनमें एक चीज़ समझ में आया कि हम लोग जो कि एक ही, मतलब चाहे वो हम किसान हो, जमींदार हो, चाहे सैन्य बल हो, कुछ भी हो, हम सारे भारतीय अंग्रेजों से ही पीड़ित है और हम सबको मिलकर जो कि इनसे लड़ना होगा। यानी कि एक तरह से राष्ट्रवाद का भावना है कि हम सब मिलकर ही इनसे लड़ पाएंगे। तो राष्ट्रवाद की जो भावना थी वो जागृत हुई। साथ ही देखो बंधुत्व की जो
जो भावना था उसका भी संचार हुआ। फिर इसी का परिणाम था कि हिंदू मुस्लिम में एक ज़बरदस्त एकता का भी परिचय दिया गया, क्योंकि दोनों ने साथ मिलकर लड़ा था। साथ ही देखो यहाँ पे बोला गया कि एक और इसका महत्व था कि संगठन और योजना निर्माण की महत्ता को भारतीयों को समझ में आई। यानी कि हमको कोई भी अगर आगे विद्रोह वगैरह करना है या आंदोलन करना है, कुछ भी करना है, तो हमको एक संगठन बनाना पड़ेगा और पहले से प्लानिंग करनी होगी, तब जाके उसको जो कि उस पर काम करना होगा, तभी जो कि वो सक्सेसफुल रहेगा। तो ये देखो आगे के आंदोलनों में आपको देखने को मिलता है। साथ ही यहाँ पे देखो जो अंग्रेज थे उनके भी प्रादेशिक विस्तार के स्थान पर आर्थिक शोषण का युग आरंभ हो गया। यानी कि अब अंग्रेजों की जो नीति थी, विस्तारवादी नीति, अब उन्होंने उसको त्याग दिया, उसकी जगह केवल आर्थिक शोषण करना शुरू कर दिया। तो इस तरह के इसके परिणाम हमको देखने को मिल रहे 1857 क्रांति के। अब देखो ये जो विद्रोह है इसका स्वरूप पे बात करते हैं कि यह विद्रोह का स्वरूप क्या था। इस पर देखो काफ़ी डिबेट होता है। अब आपका जो एग्जाम होता है, प्रीलिम्स एग्जाम होता है, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट आपको मिलेंगे। जैसे देखो यहाँ पे बोला जाए कि 1857 के विद्रोह पर कई इतिहासकारों विद्वानों ने लिखा है, किंतु इसके स्वरूप पर इनके जो मत है वो परस्पर विरोधी है। जैसे मलेसन, टेविलियन और लॉरेंस तथा होमस जैसे अंग्रेजी इतिहासकारों का मानना है कि यह केवल एक सैनिक विद्रोह है। यानी कि सैनिकों ने ही विद्रोह स्टार्ट किया था, तो उन्होंने इसको कैसे देखा, एक सैनिक विद्रोह के रूप में देखा। जबकि कुछ लोगों ने इसे ईसाइयों के विरुद्ध धार्मिक युद्ध की संज्ञा दी। यानी कि बोला कि ये जो ईसाई धर्म का काफ़ी ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ था, तो उसके विरुद्ध जो कि लोग एकजुट होकर इसके संबंध में क्रांति किए। तो कुछ लोगों का इस तरह से इसको देखते हैं। साथ ही इसको इसी धर्म के आधार पर इसको क्या बोलते हैं, श्वेत तथा काले लोगों की भी सर्वश्रेष्ठता के लिए संघर्ष बतलाया। तो ये भी देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस तरह से 1857 क्रांति का भी मेंशन किया जाता है। फिर देखो साथ ही कुछ अन्य लोग इसको देखो पाश्चात्य तथा पूर्वी सभ्यता तथा संस्कृति के बीच संघर्ष के रूप में देखते हैं। यानी कि कल्चरल जो आपका संघर्ष वगैरह है संस्कृति के आधार पे, तो उस रूप में देखते हैं कि पश्चिमी संस्कृति वर्सेस पूर्वी संस्कृति। तो इस आधार पर भी इसको देखते हैं। लेकिन देखो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पीटी एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है कि जो आपका वी.डी. सावरकर या विनायक दामोदर सावरकर है, इनकी देखो पुस्तक इंपॉर्टेंट कौन सी है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। तो इसमें इन्होंने बोला कि यह एक सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम, यानी प्लान के साथ जो कि यह स्वतंत्रता संग्राम जो कि किया गया था। तो वो जो कि इसको इस तरह से देखते हैं। फिर देखो आर.सी. मजूमदार जो है उन्होंने कहा कि यह तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम न ही राष्ट्रीय तथा न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यानी कि आर.सी. मजूमदार जब उस समय अपना बुक वगैरह इस पर अध्ययन कर रहे थे, तो उसमें कहा जाता है बहुत से लोगों के द्वारा कि यह देखो प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर सब लोग जो कि एकजुट होकर अध्ययन मतलब एकजुट होकर जो कि युद्ध किया है, तो इसलिए इसको राष्ट्रीय बोला जा रहा था। लेकिन जो आर.सी. मजूमदार है उन्होंने इसका पूरा अध्ययन किया, तो उन्होंने बताया कि यह कोई ना तो प्रथम है, ना ही राष्ट्रीय, ना ही स्वतंत्रता संग्राम है। प्रथम इसलिए नहीं है क्योंकि इसके पहले भी जनजाति विद्रोह वगैरह, किसान विद्रोह वगैरह बहुत ज़्यादा हुआ था 1857 क्रांति के पहले ही, तो ये इस वजह से प्रथम नहीं है। राष्ट्रीय इसलिए नहीं क्योंकि इसमें देखो इंडिया जैसे कि ये पूरा इंडिया, इसमें सब लोगों ने भाग नहीं लिया था। कुछ राजे रजवाड़े थे जो कि ब्रिटिशर्स के भाग को सपोर्ट कर रहे थे, तो इसलिए राष्ट्रीय भी नहीं है। और स्वतंत्रता संग्राम क्यों नहीं है, क्योंकि देखो बहुत से लोग जो थे जो इस क्रांति से जुड़े थे, उनके अपने अपने उद्देश्य थे, अलग अलग विचार के लिए लड़े थे। जैसे किसान जो था वो इसलिए लड़ रहा था कि जो लगान है वो बहुत ज़्यादा था, उसको लगान कम कर दिया, खत्म करने के बाद नहीं होती, बस कम कर दिया जाए। इसलिए जो कि किसान जो कि इस लड़ाई में आया था। जो कुलीन वर्ग था उनकी जो जागीरदारी छीन गई थी, वो चाहते थे वो वापस मिल जाए, इसलिए जो कि वो इसमें शामिल थे। और जो आपका सैन्य थे वो देखो उस सैनिकों के साथ काफ़ी भेदभाव किया था, वेतन वगैरह कम भी दिया जाता था, इस वजह से जो कि वो इसमें जुड़े हुए थे। यानी सबके अपने अपने अलग अलग मकसद है। जो थोड़े बहुत राजवाड़े जुड़े थे उनके राज्य छीन लिए गए थे, इसलिए वो उससे जुड़े थे। सबके अलग अलग मकसद है, इसलिए बोला जा रहा है कि यह कोई स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, यानी कोई आज़ादी के लिए नहीं लड़ रहा था, सब अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम के लिए ही लड़ रहे थे। तो इस तरह से जो कि आपका आर.सी. मजूमदार ने इसको काफ़ी अच्छे से डिफाइन किया है कि यह न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। फिर देखो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी लिखा है कि यह केवल विद्रोह नहीं था, यद्यपि इसका विस्फोट सैनिक विद्रोह के रूप में हुआ था, लेकिन यह विद्रोह शीघ्र ही जन विद्रोह के रूप में हो गया। यानी कि जो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं वो देखो इसको जन विद्रोह के रूप में देखते हैं। फिर सुरेंद्र नाथ सेन ने लिखा है कि युद्ध धर्म के नाम पर प्रारंभ हुआ था, स्वतंत्रता युद्ध में जाकर समाप्त हुआ, क्योंकि इस बात पर कोई संदेह नहीं कि विद्रोही विदेशी शासन से मुक्ति चाहते थे और वे पुनः पुरातन शासन व्यवस्था स्थापित करने के इच्छुक थे। यानी कि जो आपका सुरेंद्र नाथ सेन है वो लिखते हैं कि ये देखो जो युद्ध था वो धर्म के आधार पर तो शुरू हुआ था, लेकिन इसका समाप्त कहाँ हुआ, जब भारत को आज़ादी मिला, स्वतंत्रता युद्ध, तब जाके जो कि इसकी समाप्ति हमको देखा। यानी कि 1857 से युद्ध को लगातार 1947 तक जो कि मानते हैं कि यहाँ से स्टार्ट हुआ धर्म के आधार पर, और 1947 तक जो जब तक युद्ध चला तब तक जो कि हम
तब तक जो कि यह युद्ध कंटिन्यू रहा। बीच में जो कि थोड़ा बहुत शांत हुआ, फिर स्टार्ट हुआ, फिर शांत हुआ, फिर स्टार्ट हुआ। इस तरह से ये पूरे क्रम को इसको देखते हैं। फिर देखो अंग्रेज इतिहासकार टी.आर. होम्स ने इसे सभ्यता और असभ्यता के बीच संघर्ष कहा। जैसे हमने ऊपर ही देखा था, श्वेत यानी गोरे और काले के बीच का संघर्ष, वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि सभ्यता और असभ्यता, यानी कि जो पश्चिमी सभ्यता है और जो पूर्वी सभ्यता है उसके बीच संघर्ष के रूप में इन्होंने जो कि डिफाइन किया है टी.आर. होम्स। फिर देखो इसी तरह की सब कुछ चीज़ें हैं, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है। तो आप उम्मीद आपको ये 1857 की क्रांति आपको समझ में आया होगा। तो जो भी सारे में अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पड़ा, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़िए और इसे शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।